नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा बोलो देखो। जैसे En बराबर ये था पिछले दिन का सभी बच्चों को मालूम है, यहाँ तक मैंने छोड़ दिया था। अब देखो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। En बराबर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 की जगह मैंने लिखा 16। क्यों लिख रहा हूँ वो अभी बताऊंगा आपको, क्यों लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ। 8 की जगह लिखा 16, एप्सिलॉन 0 स्क्वायर है, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। पाई स्क्वायर लिख दिया, एन स्क्वायर लिख दिया और एच स्क्वायर लिख दिया। मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई और पाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई नीचे किया है तो ऊपर भी कर दिया, 2 पाई स्क्वायर का ऊपर भी कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। 2 पाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 2 पाई स्क्वायर का नीचे करूंगा तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें वो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और पाई स्क्वायर की जगह पाई स्क्वायर लिख दिया। अब देखो मैं क्या लिखूंगा इसमें, en बराबर माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4, 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4। इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर, इसको इस वाले टर्म को, इसको 16 पाई एप्सिलॉन 0 स्क्वायर पाई स्क्वायर ऐसा लिख दिया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर लिख दिया मैंने, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। कुछ नहीं किया मैंने, 2 पाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 2 पाई स्क्वायर का नीचे किया इसमें, तो ये आ जाएगा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। इसके बाद आगे देखो क्या करने वाला हूं, यहां के बाद ई एन बराबर क्या लिखूंगा, ई एन बराबर देखो माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम ई की एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर एन स्क्वायर यहां लिखा मैंने सी एच क्यू, क्या लिखा सी एच क्यू, मतलब एच का मल्टीप्लाई कर दिया और सी का कर दिया है और सी एच का इधर कर देंगे, सी एच। क्यों कर रहा हूं ये सब वो अभी क्लियर होगा आपका, 2 मिनट और वेट करें। सी एच का मल्टीप्लाई ऊपर किया, सी एच का नीचे करेंगे, सी स्पीड ऑफ लाइट है, एच प्लांक कांस्टेंट है, एच क्या है प्लांक नियतांक है, प्लांक कांस्टेंट, तो सी एच का मैंने ऊपर कर दिया। अब सुनो, ई एन बराबर बराबर माइनस का आर सी एच अपॉन एन स्क्वायर, तो जहां आर बराबर कितना है 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर को छोड़ दो सी एच क्यू, बोलो सही लिखा है। अब आर है क्या मैं भी बताऊंगा आपके बारे में, पहले तो आप ये देख लो। सी पहले मैंने क्या किया, 2 पाई स्क्वायर का ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 पाई स्क्वायर का नीचे किया, तो ये 16 पाई स्क्वायर एक्स्ट्रा में आ जाएगा। फिर इसको मैंने लिखा 4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर लिख दिया, तो सी एच का मल्टीप्लाई ऊपर किया, सी प्रकाश की चाल है स्पीड ऑफ लाइट, और सी एच का नीचे करेंगे तो सी आ जाएगा एच की पावर 3 हो जाएगा। मैंने इस पूरे को एन को छोड़कर इस पूरे को आर मान लिया, आर सी एच तो सी एच लिखा अपॉन एन स्क्वायर, आर होता है रिडबर्ग नियतांक, रिडबर्ग कांस्टेंट, आर होता है रिडबर्ग नियतांक, रिडबर्ग कांस्टेंट क्या बोलते हैं इसको, यही लिख देता हूं, रिडबर्ग रिडबर्ग कांस्टेंट, हिंदी में भी वही बोलते हैं। आर होता है रिडबर्ग नियतांक, रिडबर्ग कांस्टेंट, क्या होता है रिडबर्ग नियतांक, रिडबर्ग कांस्टेंट। आर बराबर बच्चों 2 सबको मालूम है, 2 तो 2 होता है, पाई की वैल्यू सबको मालूम है 3.14 होती है होल स्क्वायर इनटू एम, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31, हाइड्रोजन के लिए जेड 1 होता है, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन के लिए जेड 1 होता है, और ई हाइड्रोजन के लिए होता है 1.6 10⁻19 का पावर 4। ये नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा ऐसे घुमा देता हूँ, ये दिखेगा आप, ये नहीं दिखे तो बताना है ना, डिवाइडेड बाय 2 रख दिया, पाई रख दिया, एम रख दिया। हाइड्रोजन के लिए जेड यानी एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना होता है 1 होता है, पूरी बात हम हाइड्रोजन की कर रहे हैं यहाँ पर,
ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है यहाँ पर, ये रख दिया 1/4πε0। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0, 1/4πε0 इसकी वैल्यू होती है, मैं आगे लिख दूं, आर बराबर बच्चों 1/4πε0 की वैल्यू आपको शायद याद ना हो, ये था 9 × 10⁹, ये था 1/4πε0 की वैल्यू क्या थी, 9 × 10⁹। यहाँ लिखा है 1/4πε0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा, आगे लिख देता हूँ 9 × 10⁹ का होल स्क्वायर इंटू ये सी प्रकाश की चाल होती है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ 8। एच प्लांक कांस्टेंट होता है 6.6 10⁻−32, पावर 3 है तो 3, 2 रख दिया, पाई रख दिया, एम रख दिया, जेड रख दिया। जेड हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है आवेश में। 1/4πε0 की वैल्यू सबको मालूम है, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, 9 × 10⁹ होती है, तो स्क्वायर कर दिया इसका 9 × 10⁹ का होल स्क्वायर। सी स्पीड ऑफ लाइट, एच प्लांक कांस्टेंट। इस पूरे को सॉल्व कर लेना घर पे बैठ के, फुर्सत में आप बैठे ही रहते हो, आजकल कुछ काम है नहीं, ये आ जाएगा मीटर इनवर्स 1.1 × 10⁷ मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स याद है, मीटर इनवर्स 1.1 10⁻⁷ को 10⁻7 मीटर इनवर्स, ये वैल्यू आ जाती है रेडबर्ग कांस्टेंट। कोई सॉल्व नहीं करता है इसको, डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट। कौन सा फॉर्मूला याद रखना है अब आपको, ये वाला, ये 2π² का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 2π² का नीचे किया था, तो ये आ गया था, इसको 4πε0 का होल स्क्वायर लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने CH का मल्टीप्लाई किया, CH का नीचे किया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, CH को छोड़ दिए, n² को छोड़ दिया, बाकी का जो टर्म लिखा हुआ है वो R के बराबर होता है, जिसको रेडबर्ग नियतांक या रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू अलग से निकाल सकते हो आप, सबकी वैल्यू रख देना, ये आ जाए, यूनिट होती है मीटर इनवर्स, ठीक है। चलो मिटाता हूं, मिटाते हैं, अब आगे कंटिन्यू कर, मिटा देते हैं। सभी बच्चों ने नोट कर सर लिया? यूनिट मीटर इनवर्स कैसे होगी सर? वो तो सबकी यूनिट रखनी पड़ेगी आपको, मास की रख दो, ई की रख दो, 1/4πε0 की कूलम के नियम से निकालना पड़ेगा, वो रख दो, सी की रख दो, एच की रख दो, सॉल्व कर लेना, मीटर इनवर्स आ जाएगा। सबकी यूनिट रखनी पड़ेगी आपको, 1/4πε0 की कूलम के नियम से निकाल के रखना पड़ेगा। एम की रख देना किलोग्राम, ई की रख देना चार्ज की कूलम, सी की रख देना मीटर पर सेकंड, इसकी भी रख देना जूल इनटू सेकंड, फिर सबको कन्वर्ट वनवर्ट करके तब ये आए। अब इतना निकालना नहीं है, यहाँ वहां पर निकालेंगे तो टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगा इसी में। चलो मिटाता हूँ। अब उसके बाद क्या करना है, अब आ गया आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला RCH/n², इसका यूज करेंगे। किसी को भी दिक्कत है तो पूछते जरूर जाया करो। En बराबर RCH/n², इसका करेंगे यूज, मिटाता हूँ उसको। चलो अब RCH/n² का यूज करेंगे, तो देखो En बराबर R, एक फॉर्मूला तो ये आई है आपके पास, R की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 1.1 10⁷। सी स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸। एच प्लांक कांस्टेंट होता है 6.6 10⁻34 डिवाइडेड बाय n की जगह n²। इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये भी डेरिवेशन में काम आएगा। और इसको मैं सॉल्व करने के बाद देखो वैल्यू निकाल के दिखाता हूं कितनी आती है। En बराबर, सॉल्व करते हैं, 10⁸ और 10⁷, ये हो जाएगा 10⁻15, 15 हो गया, और ये है 34।
तो कितना बचेगा? 15 दूनी 30 और ये बच जाएगा, कितना बच रहा है 10 की पावर माइनस का कितना बच रहा है 18 और यहाँ आ जाएगा 3.3 और 6.6, ये हो गया 15 और 15 19 बच जाएगा 19 होगा। अपन में एन जूल में जूल। उसके बाद En बराबर इनका मल्टीप्लाई करना, तो 18 ये हो जाएगा माइनस का कितना आ रहा है जूल, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, माइनस का 21.7 आ जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपन पर आ गया। उसके बाद इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, तो किसी भी चीज को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं जूल से अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो वर्क हो या एनर्जी हो, तो बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का डिवाइड लगा। अगर मुझे जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करता हूँ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का डिवाइड लगाता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। नहीं मालूम है तो बता देना, रिलेशन अलग से लिखा दिया करेंगे सब। En बराबर 19 से ये गया, इसका डिवाइड करना तो ये आएगा माइनस का पॉइंट हट गया यहाँ 217 और 16, तो 1 उसके बाद आ जाएगा 3 फिर बचेगा 13.6 बस डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी का फॉर्मूला आप रिलेशन भी देख सकते हो, एनर्जी का एन के साथ क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। जैसे जैसे एन को इंक्रीज करेंगे, एन होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, यहाँ पर एन को नंबर ऑफ ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, कक्षाओं की संख्या। जैसे जैसे एन को बढ़ाते जाओगे ई की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ई की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पहले ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसके पास कम एनर्जी रहती है, दूसरे वाले में ज्यादा, तीसरे में और ज्यादा, चौथे में और ज्यादा। यानी इलेक्ट्रॉनों को हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को इमिट करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। और फर्स्ट से अगर वो हायर में जाना चाहता है, जैसे 5वां 6वां 7वां जो भी है हायर में, तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तब जाके वो हायर में पहुंच पाएगा। मतलब कहने का ये हुआ, एन का मान बढ़ाने से ई की वैल्यू भी बढ़ेगी, एन बढ़ाते जाओ आप, ई भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एक चीज अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी कितनी होगी, तो आपको n इक्वल टू 1 रखो, n इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी कितनी होगी, तो आप लिखोगे E1 बराबर माइनस का 13.6, या ई भी लिख दोगे तो चल जाएगा, E1 लिख दो या ई लिख दो। और मैं आपसे कहूँ फॉर n इक्वल टू 2, E2 बराबर रख दो यहाँ पर n इक्वल टू 2। बच्चों n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 पे तो वही आना है, 4 हो जाएगा, 4 का डिवाइड इसमें कर देना तो माइनस का 3.4 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और रखते हैं n इक्वल टू 3, n इक्वल टू बच्चों 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ E3 बराबर आ जाएगा 9 रखो, तो ये आ जाएगा 9, एक बार जाएगा माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और रखना है n इक्वल टू 4 रख दो तो E4 आ जाएगा, E4 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का डिवाइड इसमें घर बैठ के आराम से करते रहना, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और रखना है, एक और रख देते, चलो 5 रख देते हैं, तो E5 बराबर E5 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 का डिवाइड इसमें कर देना तो माइनस का 0.544 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और रख देते हैं लास्ट, n इक्वल टू इनफाइनाइट रख देते हैं, इनफाइनाइट, तो ई इनफाइनाइट कितना आ जाएगा 0, इनफाइनाइट रखेंगे तो 0। वैसे 3 भी बहुत है ना सर, जैसे ऐसे पूरे नहीं 3 नहीं, कम से कम 5 रखने पड़ेंगे। उसका कारण क्या है अभी समझ में आएगा आपको, 5 तक तो आप याद कर ही लेना,
क्योंकि 5 में 5 ही टाइप की सीरीज हैं। वैसे तो ज्यादा रखो, 5 से ज्यादा रखो तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम तो 5 रखना ही पड़ेगा आपको। उसका रीजन अभी समझ में आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको। तो 1 पर रखा, ये आ गया, 2 पर इतना, 3 पर इतना, इधर रखते जाओ बस, आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक कर लिया आपने। ठीक, चलो उसके बाद अब क्या करने वाले हैं। सर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता सर? एग्जाम में क्या होता है? कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता सर? कैलकुलेटर होता है ना, ले जाना आराम से। मोबाइल ले जाना, मोबाइल से भी कर सकते हो। वो वाला ले जाना। मजाक कर रहा सर आप? नहीं, वो बटन वाला ले जाना, बटन वाले से कोई दिक्कत नहीं, वैसा मत ले जाना। मिटा दूं इसको। कैलकुलेटर ले जा सकते हो, थर्ड ईयर में कैलकुलेटर अलाउ रहता है। उसका कारण क्या है कि थर्ड ईयर में जो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे होगे, तो उसमें आप मेरे हिसाब से पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन आप वो पढ़ोगे ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, ये सारे फॉर्मूले आएंगे आपके, बेडल रूल वगैरह वगैरह मैथमेटिक्स में। केपीएस सर बता तो रहे थे, लेकिन सर वो एक ही पेपर में ले जा सकते, सारे पेपर में थोड़ी ना ले जा सकते। हाँ, तो वो कैलकुलेशन रहेगी, तो टीचरों को कौन सा पता रहता है, उससे बोल देना कैलकुलेशन है तो अलाउ रहता है उसमें, क्योंकि बिना उसके सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो अलाउ रहता है थर्ड ईयर में। चलो ठीक है, चलो मिटाता हूँ इनको, आप याद रखना है ना। अब क्या करते हैं, अब जो निकालने वाला हूँ वो डायग्राम बना देता हूँ। चलो एक दो बार बनाना पड़ेगा, लेकिन बना देता हूँ। बच्चों क्या है, अब जैसे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊंगा, ऊर्जा इस तरह आ रही, तो कैसे बनाऊंगा, ये n इक्वल टू 1 के लिए बन गया, 1 के लिए एनर्जी माइनस का 13.6, n इक्वल टू 2 पर जो एनर्जी थी वो माइनस का 3.4 थी, कितनी, 3.4। अब ये 13.6 है, 13.6, इसमें से 3.4 माइनस होगा तो लगभग ऐसे ही मान लेते हैं, और नहीं लगभग 10 के बराबर बच गए। तो आपने गैप ले लिया 10 का या 9 का, जो भी लेना है आपको, ये आपने गैप ले लिया, ये 10 का या 9 का जो भी सेंटीमीटर है। अगली वाली जो एनर्जी थी क्या थी, n बराबर 2 पर, n बराबर 2 पर कितनी थी, -3.4। दोनों के बीच जो गैप है वो 10 के आसपास है, तो 10 सेंटीमीटर का गैप ले लिया। मतलब इसके बाद जो एनर्जी है ना, इसके बाद जो एनर्जी है वो 1.51 है, कितनी, 1.51। तो 3.4 और 1.51 का गैप मान लो 2 के आसपास आ गया, 2 के आसपास, तो आपने बना दिया। जो भी आता है आप आराम से कर सकते हो उसको, और नापना भी नहीं है आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एग्जैक्ट पता करना है कि इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा। वो तो मैं क्या बताने वाला हूँ वो आपको बताऊंगा अभी मैं। ये आ गया। अगला वाला जो n इक्वल टू 4 पर है वो एनर्जी 0.85 है, तो उसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस थोड़ा कम हो जाएगा, 0.85, n इक्वल टू 4 पर। आप भी समझ लोगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। अगला वाला जो डिफरेंस है आपका बच्चों, वो आपका है 0.44, तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, n इक्वल टू 5 पर ये हो गया आपका 0.54। ठीक है, और फिर इनफाइनाइट आ जाता है, तो इनफाइनाइट पर क्या हो जाती है, एनर्जी जीरो हो जाती है, तो और कम कर देते हैं यहाँ पे, n इक्वल टू इनफाइनाइट, और यहाँ जीरो है। ठीक है, ये तो मैं तो केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे n की वैल्यू को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे n की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। कई बच्चे तो सोच रहे हैं, अरे यार कहाँ बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है भाई साहब, 13.6 है, उससे ज्यादा ही है। माइनस में जितनी वैल्यू छोटी उतनी बड़ी, उतनी बड़ी, ऐसे ही रहता है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी, लेकिन डिफरेंस कम होता जाता है। देखो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ मिलेगा, यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ और कम हो जाएगा, यहाँ और कम हो जाएगा। n का मान बढ़ाने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है, लेकिन दो क्रमागत ऊर्जाओं के बीच का अंतर कम होता जाता है। As increase the value of n, the energy will increase,
but the consecutive difference between two energy level will decrease, है ना। तो इनका जो डिफरेंस है वो कम होता है, बट एनर्जी क्या होती है यार, इंक्रीज होती है। ये चीज आपको कोई दिक्कत दे रही हो तो पूछ सकते हो। अब मैं इसको मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर देता हूँ। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, है ना, मैं बताता जाऊंगा क्या। चलो मिटा देते हैं, कुछ पूछना है तो पूछते जाना। चलो मिटाते हैं, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और क्वेश्चन क्या होगा वो मैं बता भी दूंगा मैं आपको। ये आ गया, ठीक है। अब देखो मैं हेडिंग जो बनाने वाला हूं पहले उसको बनाते हैं। एनवी कक्षा से, एनवी कक्षा से आपको नोट्स तो मिलेंगे पूरे, बाकी आपकी मर्जी है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है नहीं लिखो, आप जैसी मर्जी करें। एनवी कक्षा से, क्योंकि मैं उसमें कर भी नहीं कर सकता कुछ भी, मैं देख तो रहा नहीं, मालूम मैंने कह भी दिया तो कौन सा लिख लो। एनवी कक्षा से पीवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, एनवी कक्षा से पीवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम nth orbit to pth orbit। हेडिंग कुछ भी हो, हेडिंग कुछ भी हो, मैंने जनरल हेडिंग डाल दिया है कि अगर मान लो 1 से 2 में भी हो सकता है, 2 से 3 में भी हो सकता है, मैंने तो जनरल ले लिया है। एनवी कक्षा से पीवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम nth ऑर्बिट टू pth ऑर्बिट। तो क्या होने वाला है, ये मैंने बोर के एटॉमिक मॉडल में भी बताया था आपको कि अगर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन एनवी कक्षा से पीवी कक्षा में होता है, nth ऑर्बिट से pth ऑर्बिट में होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है, क्या होती है करस्पॉन्डिंग एनर्जी, En माइनस E2। किसके इक्वल होती है, h न्यू के इक्वल होती है, h न्यू के इक्वल होती है। h न्यू इज द एनर्जी ऑफ फोटोन भी बोल सकते हैं इसको, फोटोन या फिर इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। h न्यू वो एनर्जी है जिसको प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, या जिसको इमिट करके, जिसको त्याग कर दूसरे से पहले में आएगा, h न्यू वो एनर्जी है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एनवी कक्षा से पीवी कक्षा में होता है, nth ऑर्बिट से pth ऑर्बिट में होता है, तो उनके करस्पॉन्डिंग बच्चों जो एनर्जी होगी किसके बराबर होगी, एच न्यू के बराबर। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी एच न्यू के बराबर होगी। अब बताओ ई एन बराबर क्या फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आपको, आर सी एच अपॉन एन स्क्वायर। एनवी कक्षा की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ये लिखेंगे। फिर बताओ एनर्जी ऑफ pth ऑर्बिट क्या लिखेंगे, माइनस का आर सी एच अपॉन पी स्क्वायर। En निकाला तो ये, Ep निकाला तो ये, दोनों वैल्यू उठा के इसमें रखो, तो माइनस का आर सी एच अपॉन एन स्क्वायर माइनस, क्या रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आर सी एच अपॉन पी स्क्वायर बराबर एच न्यू। ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो यहां से बच्चों आ जाएगा एच न्यू बराबर आर सी एच कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एन स्क्वायर। आर सी एच कॉमन आ गया, ये लिखा फिर ये लिखा। उसके बाद न्यू बराबर निकालेंगे तो एच से एच कट जाएगा, तो न्यू बराबर अगर निकालेंगे यहाँ से तो न्यू बराबर आ जाएगा, न्यू बराबर आर सी, आर सी 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एन स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं, सही लिखा है। देखो ई एन बराबर ये फॉर्मूला था, ई की मैंने निकाल लिया, एन की जगह की रख के, पीवी या कोई नंबर होता है 1 2 3 4 ऐसा कुछ नंबर रहता है, दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ रखी, आरसीएच कॉमन आ गया, पहले ये इसको लिखा फिर बाद में इसको लिखा, एच न्यू बराबर दिस, एच से एच कैंसिल हो गया। अब न्यू का जो फॉर्मूला होता है लेमडा के टर्म्स में, मेन लेमडा निकालना है आपको, मेन जो फॉर्मूला निकालना है वो लेमडा निकालना है, वही फॉर्मूला आगे वाले क्वेश्चन में यूज होगा। तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी, आपको मालूम है बच्चों, सिंस सी बराबर होता है न्यू इंटू लेमडा, तो न्यू बराबर कितना, सी अपॉन लेमडा, तो न्यू की वैल्यू सी अपॉन लेमडा यहाँ रखिए, सी अपॉन लेमडा बराबर
आर सी 1/p² माइनस 1/n²। सी से सी कैंसिल हो गया, तो 1/λ बराबर ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। कैसे आया मैंने बता दिया आपको, n²। आर यहाँ रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। अच्छा 1/λ को क्या बोलते हैं मालूम है आपको? लैम्डा को तो तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, वेवलेंथ। रंग संख्या रेसिप्रोकल, सर, न्यू बार। हाँ वेरी गुड। तरंग दैर्घ्य का वितरण तरंग संख्या कहलाता है। तरंग दैर्घ्य का वितरण तरंग संख्या कहलाता है। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर, और उसको न्यू बार लिखते हैं, न्यू बार। कितना आ जाएगा? आर 1/p² माइनस का 1/n²। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी ये रहती है, वेवलेंथ ये रहती है, और वेव नंबर ये रहता है। चलो मिटा दें, चलो मिटाते हैं, मिटा देते हैं। अब उसके बाद क्या करना है आपको, मैं मिटा देता हूँ इसको। ये फॉर्मूला याद रखना है ना, मैं मिटा देता हूँ अभी, फिर आप लोग याद रखना है इसको। हेडिंग बनाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग है, आप तो क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा, आप तो मैं हेडिंग वेडिंग बना के दिखाता जाता हूँ। हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन वर्णक्रम। हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन वर्णक्रम, वर्णक्रम इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। 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 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब भी इमिशन होता है किसका, जब इलेक्ट्रॉन या कोई पार्टिकल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर होता है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितने टाइप की सीरीज मिलती है जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में होता है। हेडिंग में भी लिखा हुआ है इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन वर्णक्रम। जब किसी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, या निम्नतम कक्षा से उच्चतम कक्षा में, या उच्चतम कक्षा से निम्नतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में निम्नलिखित रेखाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती है मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में होता है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रल सीरीज मिलती है आपको। वो कौन कौन सी होती है वो एक्सप्लेन करते हैं। आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितने टाइप की सीरीज मिलती है, तो स्टार्टिंग में तो आपको यही लिखना है कि जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में होता है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में फॉलोइंग टाइप की सीरीज मिलती है। कौन कौन सी मिलती है, डायग्राम बना के समझाता भी जाता हूँ। और सुनो, एग्जाम में मान लो अगर सपोज करो ये लिखने को आ गया, तो बच्चों जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ उसमें से केवल आप एक के लिए डेरिवेशन निकालेंगे, पांचों के लिए नहीं निकालेंगे। पांच टाइप की होती है, नहीं तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। क्या निकालना है डेरिवेशन में मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले तो अपन ये पढ़ लेते हैं कौन कौन सी सीरीज मिलती है और कब कब मिलती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में डिफरेंट टाइप की सीरीज मिलती है, विभिन्न प्रकार की श्रेणियां मिलती हैं या रेखाएं मिलती हैं। तो क्या होती है वो बता देता हूं। ये रहा आपका, पहले डायग्राम बनाते हैं। ये है आपका n बराबर क्या था, इनफाइनाइट, और e कितना था, 0। फिर उसके पास में था आपका जो भी बनाया था ना, वही डायग्राम बनाना है।
पास में था आपका n बराबर 5 और यहाँ था e बराबर माइनस का 0.544 और फिर मेरा था यहाँ पर n बराबर, गैप दे देता हूँ, n बराबर यहाँ था आपका 4 और e बराबर था उधर दिख रहा है यहाँ से, तो e बराबर नहीं दिखा तो बता दूं मैं माइनस का 0.85, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है नहीं। फिर उसके बाद है आपका n बराबर 3, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना सब, n बराबर 3, इस पर था e बराबर माइनस का 1.51, फिर था उसका n बराबर 2, n बराबर 2 पर था आपका माइनस का 3.4 और फिर था आपका n बराबर 1 और यहाँ था आपका e बराबर माइनस का 13.6। ठीक है, ये 1 बाई 1 बताता जाऊंगा। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो आप। चलो अब आप लोग बताते हुए जाना मुझे, जो फॉर्मूला था ना लेमडा बराबर, वो मैं इधर ही लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ 1 अपॉन, यहाँ से लिखेगा 1 अपॉन लेमडा बराबर r 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, है ना, जगह नहीं है मेरे पास तो इसलिए मैंने यही लिख दिया। ठीक है, चलो अब सुने, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण उच्च कक्षा से प्रथम कक्षा में होता है। उच्च कक्षा से प्रथम कक्षा में होता है, हायर ऑर्बिट से फर्स्ट में। तो वहां पर जो हमें सीरीज देखने को मिलती है वो लाइमन सीरीज होती है। कौन सी? लाइमन सीरीज। कौन सी वाली? लाइमन सीरीज। और रीजन कौन सा होता है वो बाद में डिस्कस करने वाला हूँ, पहले 1 बाई 1 में एक्सप्लेन करता हूँ। तो हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। तो अगर यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, हायर से, हायर मतलब ऊपर वाले, फर्स्ट में, हायर से फर्स्ट वाले में हो रहा है। तो कौन सी वाली सीरीज देखने को मिलेगी? लाइमन। कौन सी वाली? लाइमन। 5 टाइप की होती है ना, तो कौन सी वाली देखने को मिलेगी? पहली है लाइमन। लाइमन हिंदी में लिख देता हूँ या शॉर्ट में भी लिख जाएगा, लाइमन। लाइमन लाइमन सीरीज हो गई। हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, पूरा सुनना आपको। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में होता है, उच्च कक्षा से द्वितीय कक्षा में होता है, तो मिलती है बामर। कौन सी मिलती है? बामर। सेकंड ये रहा, यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा। सर ये साइंटिस्ट के नाम है, उन्होंने दिए थे या उन्होंने नाम ही उन्होंने दिए? दी थी, साइंटिस्ट के नाम है, उन्होंने दी थी। हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में होता है तो कौन सी वाली मिलेगी आपकी? बामर। और उसका रीजन भी है कि भाई जो क्या होता है, जैसे लाइमन जो मिलती है उसका रीजन अलग रहता है, क्षेत्र। जैसे पराबैंगनी क्षेत्र होता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन। कौन सा? पराबैंगनी क्षेत्र। बामर जो मिलती है आपको दृश्य प्रकाश क्षेत्र में मिलती है, विजिबल रीजन में। कौन सी वाली रीजन में? विजिबल रीजन में, दृश्य प्रकाश क्षेत्र। अब वो कैसे पता चला कि ये वाला पराबैंगनी है, ये वाला? इसलिए मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं 2 मिनट बाद करूंगा। 2 मिनट बाद कैसे पता चला कौन सी वाली चीज? तो लाइमन हायर से फर्स्ट में, हायर से फर्स्ट में, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बामर वाली हायर से सेकंड में, हायर से सेकंड में। तो यहाँ आ जाएगा बामर, BALMER, बामर श्रेणी। बामर, ये बामर, ये आ गई बामर। हायर से सेकंड में, हायर से सेकंड में। ठीक है, थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाले पे, थर्ड वाले में क्या होगा? हायर ऑर्बिट से अगर थर्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, हायर से थर्ड में होता है, हायर से थर्ड में होता है, उच्च तो कक्षा ये से तो सेकंड में ही हो गया ना सर?
ये अब ठीक है, देखते भी जाना, मुझे कम दिखाई देता है क्या, अगर लाइमन बामर उसके बाद पाश्चन, पाश्चन मुझे निकट दृष्टि दोष है, पाश्चन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, तो हायर ऑर्बिट से कहाँ आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट में, हायर से थर्ड में आ रहा है, तो कौन सी मिलती है, पाश्चन मिलती है, कौन सी, पाश्चन। फिर उसके बाद आती है, अब कोई बता सकता है हायर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में हो रहा है, तो कौन सी मिलेगी, पढ़ा है कभी आपने, ब्रैकेट, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट, 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 और हायर ऑर्बिट से लास्ट में होता है फिफ्थ वाले में, तो कौन सी मिलती है, फंड, PFUND, पी साइलेंट रहता है, फंड, याद रहेगा। हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा है तो लाइमन, हायर ऑर्बिट से उच्च कक्षा से दूसरी में हो रहा है तो बामर, तीसरे में हुआ तो पाश्चन, फोर्थ में हुआ तो ब्रैकेट, और फिफ्थ में हुआ तो फंड। इसलिए मैंने कहा था आपसे कि कम से कम 5 तो लेने पड़ेंगे, और लास्ट वाला आपने इनफाइनाइट ले लिया, 5 से ज्यादा भी ले सकते हो, 6-7, लेकिन 5 तो कम से कम लेनी पड़ेंगे आपको, 5 तक तो, और लास्ट वाला जैसे इनफाइनाइट ले लिया मैंने, तो ये होगी फंड। ये हो गया आपका क्या, सीरीज का, कौन कौन सी सीरीज मिलती है। कैसे पता चला कि ये वाली सीरीज यहाँ मिलती है ये, अब कैसे पता चला, तो आगे से देखो, अब आप लोग मुझे बताते जाना वन बाय वन। बच्चों जब हायर से फर्स्ट में होगा ना, तो P की वैल्यू होगी 1, और N की वैल्यू होगी 2 3 4 डैश डैश डैश, P की वैल्यू क्या होगी 1, और N की वैल्यू 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक। अब बताओ पामर के लिए क्या होगा, P बराबर कितना होगा बोलो, 200, पामर के लिए P बराबर कितना, 200, 2, और N बराबर कहां से स्टार्ट होगा, 3 4 3 4 5 डैश डैश डैश। समझ में आ रहा है, लाइमन में P इक्वल टू 1 रखेंगे, जब भी इस फॉर्मूले में वेवलेंथ निकालनी होगी ना, तरंग दैर्घ्य निकालनी होगी, तो P की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, N की जगह 2 3 4 डैश डैश डैश, कहां तक, इनफाइनाइट तक, इसमें भी डैश 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 इनफाइनाइट। अभी भी बताऊंगा एक दो चीजें आपको, P की जगह 1 फिक्स है, N की जगह जो भी आती है, पावर में पास्चन में P की जगह 3, N की जगह 4 से स्टार्ट होगा, 4 5 4 5 6 डैश डैश डैश, ब्रैकेट में P की जगह 4, N की जगह 5 6 7 डैश डैश डैश, उसका फुंड में P इक्वल टू 5, P इक्वल टू 5, N इक्वल टू 6 7 8 डैश डैश डैश, ठीक है, ये आगे। उसके बाद ये आगे, ठीक, इसके बाद देखो, अब बच्चों सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, मैं केवल एक क्वेश्चन आपको निकाल के दिखाने वाला हूं, फिर बाकी के याद करवाऊंगा, और आपको भी एग्जाम में डायरेक्टली लिखना पड़ेगा, जैसे P इक्वल टू 1 और N इक्वल टू कितना 2, P की जगह 1 और N की जगह 2 रख के मैं लैम्डा की वैल्यू यहां से निकालूंगा, एक चीज। दूसरा,
वो देखो। तो सबसे पहले वैल्यू रखता हूं, इधर का मिटा देता हूं, देखो ध्यान से। और आपको ये डेरिवेशन जो करना है, मिटा ही देता हूं तो पी की जगह कितना रखना है 1, एन की जगह क्या रखना है 2। सबसे पहले देखो इसमें 1/λ बराबर आर का फॉर्मूला 1, आर की वैल्यू 1/1 10 की पावर 7 होती है। पी की जगह 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक, तो 1/λ बराबर 1.1 10 की पावर 7। यहाँ से एलसीएम लोगे तो 4 इधर पहुंच गया, 3/4 आ जाएगा, 3/4 4 3। ठीक है, लेमडा निकालेंगे तो बच्चों पलट देंगे, इसको पलट दिया तो 4/4 ऊपर पहुंच जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3.3 और 10 की पावर 7 आ जाएगा। फिर 10 की पावर 7 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा 4 × 10 की पावर -7 अपॉन में 3.3। ठीक, तो लेमडा बराबर मैं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा 4 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा, 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई नीचे करूंगा। क्यों करूंगा वो भी समझ में आ जाएगा। 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 10 की पावर 3 का नीचे किया, इस 10 की पावर 3 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, लेमडा बराबर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन किया 4000 और 3.3 का जरा डिवाइड लगा 4000 में, इसको ऊपर ले जाओ तो 10 की पावर -10 हो जाएगा। समझ में आया आपको? भाई वैल्यू रखी है एन की जगह, पी की जगह 1, एन की जगह 2, सॉल्व किया आपने। 10 की पावर -10 आपको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 की पावर -10 मीटर। ये मीटर में है, अभी मुझे एंगस्ट्रॉम में निकालना है। तो लैम्डा बराबर बोलो 3.3 का डिवाइड लगाऊंगा तो कितना एंगस्ट्रॉम आ रहा है सॉल्व करने के बाद? वैल्यू कितनी आ रही है? तो निकाली क्या किसी ने? 1216 आ रही है क्या? चुप्पी साध के बैठ गए, बताइए क्यों? 3.3 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ रहा है? 1216 या 1215 के आसपास आ रहा होगा, देखो। फिर निकालेंगे फॉर लेमडा, सॉरी फॉर एन इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट के लिए सर 1212 है। 1212 आ गई, 1212। फिर निकालेंगे एन इक्वल टू किसके लिए? इनफाइनाइट के लिए। रखो जहां पे इनफाइनाइट, तो 1/λ इक्वल टू आर की जगह 1.1 10 की पावर 7 रखा और पी की जगह तो वही रखना है 1, तो वो 1/1 ही आ जाएगा। इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट, तो ये तो काम खत्म है इसका। तो लैम्डा बराबर बच्चों क्या लिख देंगे? पलट दो इसको, 1/1.1 10 की पावर 7 आ जाएगा। भाई इसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ, फिर तो हट गया। 1/∞ 0 होता है, ये तो हट ही गया, पलट दिया। फिर वही काम करना है आपको, 10 की पावर 7 को ऊपर ले जाओ तो -7 हो जाएगा और 1.1 नीचे। फिर क्या करेंगे? 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई ऊपर और 10 की पावर 3 से नीचे, 10 की पावर 3 से नीचे, नीचे। इस 10 की पावर 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिख देंगे? मैं इधर लिख देता हूँ, लैम्डा बराबर रेड से लिख देता हूँ 1000 में 1.1 का डिवाइड लगा दो आप, और इसको सर 909। कितना आ रहा है? 900 909। 909 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, तो 910 लिख देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं पहली वैल्यू रखता हूँ, जैसे मैंने 2 रखा तो मुझे मैक्सिमम मिली, और जब मैंने इनफाइनाइट रखा तो मिनिमम मिली। और ऐसा हर एक में होगा, चाहे आप बामर के लिए निकालो चाहे पास्टन के लिए निकालो, पहली वैल्यू रखोगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी
और दूसरी वैल्यू रखोगे तो मिनिमम वेवलेंथ मिलेगी। ठीक है, तो आपको वैल्यू डायरेक्ट याद कर लेनी है, मैक्सिमम इतनी, मिनिमम इतनी। और ये वेवलेंथ मालूम है किस रीजन की होती है? ये होती है आपकी अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है। अल्ट्रावायलेट जो रीजन होता है, परावैंगनी क्षेत्र जो होता है, उसकी वेवलेंथ ये होती है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि लाइमन सीरीज जो है वो परावैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से वाले रीजन में मिलती है? अल्ट्रावायलेट रीजन में। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ निकाल के चेक कर लिया। अब सुनना, एक सेकंड के लिए सुनना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। लाइमन सीरीज मिलेगी अल्ट्रावायलेट में। अल्ट्रावायलेट मतलब आपका परावैंगनी क्षेत्र में। बामर दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, विजिबल रीजन में, उसकी वेवलेंथ आपको लिख दूंगा अभी बोर्ड पे, वैसे तो याद कर लेना डायरेक्ट ही, निकालना नहीं है। अब निकालेंगे थोड़ी ना, एक की निकाल के दिखा देना बस आप। दृश्य प्रकाश क्षेत्र में कौन सी मिलेगी आपको? विजिबल रीजन में कौन सी मिलेगी? बामर। तीसरी देखो, थर्ड वाली जो होगी ना, लाइमन बामर पास्चन, वो मिलेगी आपको इंफ्रारेड रीजन में, अवरक्त क्षेत्र में। इंफ्रारेड रीजन, अवरक्त क्षेत्र में। फोर्थ वाली जो होगी ना ब्रैकेट, वो फार इंफ्रारेड रीजन, दूर अवरक्त क्षेत्र में। फार इंफ्रारेड रीजन, दूर अवरक्त क्षेत्र। पांचवी वाली जो मिलेगी ना फंड, वो फार फार इंफ्रारेड रीजन, दूर दूर अवरक्त क्षेत्र। अब आप सोच रहे हो ये अवरक्त क्षेत्र, दूर अवरक्त क्षेत्र, दूर दूर क्या होता है? इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, फार फार इंफ्रारेड। तो फार इंफ्रारेड मत लिखो आप, इंफ्रारेड लिखो। फार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आपको लाइमन बामर पास्चन मिलेगी ना, उसकी वेवलेंथ कम होगी। किससे? फार इंफ्रारेड से। और फार इंफ्रारेड की और कम होगी फार फार इंफ्रारेड से। इंफ्रारेड की कम, उससे ज्यादा फार इंफ्रारेड की, उससे ज्यादा फार फार, ऐसे इसलिए बोल दिए। फार 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 दो तक को, ये है। तो ये आपकी लाइमन बामर पास्चन होगी। और सबकी वेवलेंथ आपको याद कर लेनी है, सबकी आपको सर नोट्स में इनका मिल यही जाएगी। मतलब तो है, जैसे अपन इन पे परावैंगनी डालेंगे किरण तभी ये मिलेंगी थ्रेड। बिल्कुल, पराबैंगनी प्रकाश आएगा तब ये लाइमन सीरीज मिलेंगी आपको। ये और एक डेरिवेशन आप निकालना है, और आपको बाकी की निकालना है तो आप घर बैठ के आराम से निकाल सकते हैं। सभी की वेवलेंथ आपको मिल जाएगी। ये टॉपिक खत्म हो गया आज का। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ सकते हो। दृश्य प्रकाश क्षेत्र की तरंगदैर्घ्य आपको याद होना चाहिए, 3644 होती है से 5669, सॉरी 6559, 6559 ये विजिबल की होती है। बाकी की और आगे बढ़ती जाएंगी। आगे की अगर याद करोगे तो उसकी अलग मिलेंगे आपको, इंफ्रारेड की। कंपू पे ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं की यार मैंने। क्या है कि एक तो बच्चे कम है, इसलिए नहीं कर पाया। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। ये टॉपिक खत्म हो गया आपका, सीरीज बोर वाला। अच्छा, बोर के एक तो सिर्फ सुन, चलो सर दृश्य एक, प्रकाश में बढ़ रही है सर, ये 6 3 6 4 4 हाँ, 6 5 9। बढ़ती जाएगी। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परावैंगनी प्रकाश से ज्यादा होती है, उससे ज्यादा होती है अवरक्त की, उससे ज्यादा दूर अवरक्त की। सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है, वो एक्सरे की होती है। 0.01 से 100 एंगस्ट्रॉम तक, 0.01 से 100 एंगस्ट्रॉम तक। उसके बाद ये सारी आती है अल्ट्रावायलेट, विजिबल वगैरह जो होती है। विजिबल जो होती है दृश्य प्रकाश क्षेत्र, वो आपका जितने भी कलर्स आते हैं ना, कलर्स विग्योर जो पढ़ते हो आप, वो सब विजिबल रीजन में आ जाते हैं दृश्य प्रकाश क्षेत्र के अंदर सारे के सारे। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया ये वाला। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम का ही स्टार्ट करूंगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। और कंपू पे ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही है, उसका कारण क्या है, वित्तीय काम है, देखूंगा अक्टूबर में स्टार्ट करूंगा तो बता दूंगा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। अगले दिन पे नया टॉपिक बताएंगे, नया क्वेश्चन बताएंगे। तो थोड़ा सा बोर मॉडल के एक तो कमियां भी लिखवा दूंगा, मैं समझा भी दूंगा।
एक डिफरेंस भी लिखवा दूंगा, शायद नोट्सों में नहीं होगा, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो लिखवा दूंगा 2 मिनट में। उल्टा सही है, 2 नंबर में आता है। कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछते जाया करो। ऑनलाइन में सिलेबस का टेंशन नहीं रहता है, सिलेबस तो जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि लिखाना नहीं है।